बातचीत का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा कि पहले करीब 15-20 मिनट हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। एक बहुत बड़ा फीचर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे पहले आधे घंटे में, और उस आधे घंटे के बाद ये बात करेंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम पे क्या असर पड़ने वाला, मतलब हम पे मतलब अध्यापकों पे क्या असर पड़ेगा, क्लासरूम पे क्या असर पड़ेगा, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हमें क्या करना होगा। तो हम इसकी बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीकेशन। हम स्कूल पे बात नहीं करेंगे कि स्कूल पे क्या पड़ेगी, क्योंकि स्कूल किस चीज़ से बन रहा है, स्कूल अध्यापकों से बन रहा है, स्कूल कक्षाओं से बन रहा है। तो हम ये बात करेंगे कि कक्षा में क्या परिवर्तन आ जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कक्षा में क्या परिवर्तन आएगा, सोच में क्या परिवर्तन आएगा, अध्यापकों के ऊपर और इससे एक्सपेक्टेशन आशाएं क्या बढ़ जाएंगी, या अध्यापकों के काम में क्या परिवर्तन आ जाएगा। हमें ये भी बात सोचनी पड़ेगी कि हमें अपनी माइंड सेट को कैसे बदलना पड़ेगा, सोचने के तरीके को अध्यापक को कैसे बदलना पड़ेगा, कक्षा में उसे क्या करना पड़ेगा कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अगले आने वाले सालों में हम भारत को चाहते हैं कि वो एक महाशक्ति के रूप में उभरे। वो कैसे उभरेगा अगर भारत के बच्चे ही तैयार नहीं होंगे आने वाले भविष्य के लिए। और उसको तैयार करना किसकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है। तो चलिए बात करते हैं, हम देखते हैं ये कौन पीपीटी कोई ऑपरेट करेगा। तो हम आज बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। पहली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहले तो ये जरा सी मैंने हिस्ट्री दे दी है कि कब से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी शिक्षा नीति बदले कि जो समय के साथ बदलती जाए। तो सबसे पहले प्रयत्न हुआ था 48-49 नेशनल एजुकेशन कमीशन, फिर 52 से 53 में, फिर डॉक्टर कोठारी का जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अंदर 64-66 में, फिर 68 में, इसी तरह से 1986 में बनी, फिर 1992 में फिर परिवर्तन आया, और 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी बनी, फिर एक कस्तूरी रंगन कमेटी बनी, और अंत में जाकर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अब जो रूप आया है वो अब मिल करके आया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या चाहती है हमसे, उसका विजन क्या है, क्या वो चाहती है कि शिक्षा कैसी हो, क्या शिक्षा का स्वरूप हो, कैसे कैसे वो शिक्षा के बारे में सोचती है। ये जरा सा देखिए। पहली चीज तो ये कि वो चाहती ये है कि हर बच्चा एक अच्छा इंसान बने, गुड ह्यूमन बीइंग। आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है, जैसा समाज के अंदर चल रहा है, हमें ये बहुत ज़रूरत है कि हर बच्चा एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर दया हो, दया भाव हो, ममता हो, दूसरों के प्रति आदर हो, इस तरह से वो एक अच्छा इंसान और क्या बने, वो एंगेजिंग एंड प्रोडक्टिव सिटीजन। ये ना हो कि वो बन तो जाए सिटीजन मगर वो कुछ काम ना कर सके, वो प्रोडक्टिव हो, वो देश की तरक्की में कुछ हिस्सा ले सके। ये एक विजन है कि शिक्षा लेने के बाद वो एक प्रोडक्टिव बंदा बन जाए, वो इंसान बन जाए। और
इंडिया एज ए नॉलेज सोसाइटी बन जाए। देखिए कैसे सोसाइटी चेंज हुई है, जरा सी हिस्ट्री में आपको देता हूं। पहले किसी जमाने में जमीन एक ताकत का जरिया होती थी, ताकत होती थी। किसी के पास जमीन है वो जमींदार होता था, जिसके पास जमीन नहीं होती थी वो उसके खेत पे फसल उगाता था, और जमींदार मालिक होता था, वो नौकर होता था। तो पावर जमीन के हिसाब से होती। उसके बाद आया कि पावर का स्वरूप बदलता गया, और आज जो बदल के स्वरूप आ गया है कि हमारी सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी बन गई। अभी बन चुकी है, ऑलरेडी बन गई। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करते हैं? उसकी 1000 रुपए फीस है, 1500 रुपए फीस है, दे देते हैं हंसते हंसते। क्यों दे देते हैं? नॉलेज, ही हैज नॉलेज। उसको पता है कि आपको ये सिम्टम है तो क्या बीमारी हो सकती है, उसका इलाज कैसे करना है, नॉलेज। इसी तरह से आपके घर में एक प्लम्बर आता है, चाहे वो 4 पेच घुमा जाए, मगर वो हो सकता है 500 रुपए आपसे ले जाए। क्यों? कि उसके पास नॉलेज है। यानी ऑलरेडी नॉलेज सोसाइटी बन चुकी है, और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होती जा रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने मोबाइल फोन पे नहीं कर पाते, तो अपने बेटे से कहते हैं बेटा ये देखना क्या है, ये सेटिंग इसकी नहीं हो पा रही, जरा कर दो। बेटे को नॉलेज है क्योंकि बेटा एक्सप्लोर करता है, हम एक्सप्लोर नहीं करते। तो धीरे धीरे नॉलेज सोसाइटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है कि नॉलेज बढ़ती जा रही है, नॉलेज बढ़ती जा रही है। और हमें ये लगता है कि हम कौन से हिस्से में हैं, वो उन लोगों में हैं जिनके पास नॉलेज है, या उन लोगों में हैं जिनके पास नॉलेज नहीं। कई बार हमें अध्यापक के रूप में लगता है यार इसकी नॉलेज तो है मगर ये भी पता है। तो आपको सोचना है अध्यापक के रूप में कि आप नॉलेज सोसाइटी में कौन सा हिस्सा बनना चाहते हैं। वो हिस्सा जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है नॉलेज की, या वो हिस्सा जिसके पास नॉलेज की पावर है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये चाहती है कि इंडिया एक नॉलेज सोसाइटी बने, जहाँ नॉलेज के दम पे हर आदमी तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। और ये भी चाहती है कि भारतीयता के बारे में उसको अपने ऊपर गर्व हो। ये नहीं कि हम भारतीय हैं तो आप दबी जबान से कह रहे हैं अमेरिका में जाकर कि मैं इंडियन हूँ, कि मैं बैकग्राउंड मेरा इंडिया का नहीं। हम गर्व से कहेंगे कि हम इंडियन। और आज वो स्थिति आ रही है धीरे धीरे कि आज किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करिए, वहाँ पर आपको पहले टॉप 10 में से कम 5 इंडियन मिले। मेरा अपना भतीजा सबसे बड़ी जो फाइनेंस कंपनी है अमेरिका की, उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट लगा हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हमें धीरे धीरे अपने आप को, अपनी शिक्षा को इतना बढ़िया बनाना है कि हम गर्व से कह सकें कि हमें फिनलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में ही देखिए ना, हमारे स्कूल में आके, हमारी कक्षा में आके देखिए बच्चे कैसे पढ़ते हैं। मगर उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि बच्चे ही बोलें कि हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। ये नहीं कि आप बोलें, आपके बोलने से नहीं मैं मानता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी डॉटर फ्रांस में रहती है, मेरी ग्रैंड डॉटर फ्रांस के एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी। वहाँ पब्लिक स्कूल्स हैं नहीं फ्रांस में, सब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या पढ़ाया आज, जब मैं गया तो उसने कहा नानू हमारे स्कूल में पढ़ाते नहीं है, खिलाते हैं। That one statement gave me the gist of what is happening in the school. उसने मुझे एक जिस्ट दे दिया कि क्या हो रहा है उसके स्कूल में। अभी वो दूसरी या तीसरी में है, मगर उसने एक सेंटेंस दे दिया कि हमारे स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, खेलते रहते हैं हम, तो खेलते हुए पढ़ते हैं। मतलब इनडायरेक्टली यही, खेलते हुए पढ़ते हैं। तो क्या आपकी क्लास के बच्चे, क्या आपके स्कूल के बच्चे ऐसा कह पाएं
क्या आपने इसके बारे में प्रयत्न किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कह रही है कि हम वो गर्व ला सकें अपनी शिक्षा के बारे में, अपने देश के बारे में, कि हम लोग हमारे स्कूलों को विजिट करने आए, हमारे शिक्षा संस्थानों को देखने आए कि भाई यहाँ क्या हो रहा है नया, यहाँ पे क्या बढ़िया हो रहा है कि हम भी उसको इस्तेमाल करें। तो इसकी बहुत जरूरत है। और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लोगों की जागरूकता हो। आज क्या है कि लोगों को ये तो पता है कि मेरे राइट क्या हैं, सबको पता है कि मुझे सैलरी भी दे रहे हैं स्कूल, मेरा राइट है सैलरी मेरी, मैंने मगर मेरी ड्यूटी क्या है इसके बारे में शायद हम भूल जाते हैं या उसको ओवरलुक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इन सब के बारे में जानकारी तो चाहिए, इन सब के बारे में पता तो लगना चाहिए, मगर उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि इसका बैलेंस कैसे है, कि राइट्स के बारे में तो हम सोच लें और ड्यूटीज के बारे में ना सोचें, तो ये नहीं चल सकता। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू भारत, देखिए बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है मगर बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट। इंडिया शब्द किसने दिया था? अंग्रेजों ने। उसको भारत में कन्वर्ट करना है, यानी जो एक अंग्रेजी विरासत आई है उसको हम कितने साल चलाएंगे, कितने साल ले जाएंगे अपने साथ? क्या हम अपनी ऐसी विरासत बना सकते हैं जो हम गर्व से कह सकें कि वो पूर्ण रूप से भारतीय है? ये बहुत जरूरी है कि हम गर्व से कह सकें कि ये मैकाले की शिक्षा नीति नहीं है, ये भारत की शिक्षा नीति। अभी हम नहीं कह पा रहे हैं वो चीज, क्योंकि अभी भी बहुत सारी शिक्षा नीति हमारी मैकाले की बनाई हुई शिक्षा नीति पर ही आधारित है। तो ये एक एनईपी का विजन था कि कैसे होनी चाहिए शिक्षा, क्या होना चाहिए, कैसे नागरिक हम बनाना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और अब देखें जरा कि क्या क्या मेन फीचर क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं राष्ट्रीय शिक्षा में। एक तो ये हो गया कि सबसे ऊपर देखिए है कॉन्टिन्यूअस रिव्यू, कि कॉन्टिन्यूअसली आपको रिव्यू करते रहना है, यानी आपने क्या पढ़ाया, बच्चे ने क्या सीखा। वो ये नहीं है कि साल के अंत में आपने एक इम्तिहान लिया और काम चल गया, नहीं चलेगा, है ना, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपको फॉर्मेटिव लेवल पे जब बच्चा सीख रहा है तब आपको देखना है कि उसने सीखा या नहीं। अगर नहीं सीखा तो कैसे सीख सकता है? ये नहीं कि ये मन में धार लें कि ये तो सीख ही नहीं सकता। तो हमें कॉन्टिन्यूअसली रिव्यू करना है अपने सिस्टम को, अपनी पढ़ाने के तरीके को, अपने असेसमेंट के तरीकों को। और ये नहीं कि साल के आखिर में एक टेस्ट लिया और खत्म हो गई कहानी, नहीं। और गवर्नमेंट भी बार बार असेस करेगी आपको। गवर्नमेंट ने तरह तरह के सर्वे शुरू कर दिए हैं करने हर साल, जो कि जिससे पता लगता रहे गवर्नमेंट को भी कि वो हमारी शिक्षा नीति सही दिशा में जा रही है, हमारी कक्षाओं में बच्चों को सही दिशा मिल रही है या नहीं मिल रही। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्रिएटिविटी पर जोर है, इनोवेशन पे जोर है। मुझे बहुत सारे प्रिंसिपल मिलते हैं कि सर ऐसा टीचर दे दीजिए जो बड़ा क्रिएटिव हो, जो बड़ा इनोवेटिव। कहाँ से लाएं क्रिएटिव इनोवेटिव? नहीं, हमने कुछ अपना सिस्टम में ऐसा तरीका ही नहीं बनाया कि लोगों को हम क्रिएटिव तरीके से काम करने दें। अगर एक बच्चा अपने मन से कुछ ड्राइंग बना लाता है तो टीचर उसको काट के कहती है क्या बना दिया। ऐसे थोड़ी होता, पहाड़ तो ऐसे ही होते हैं जो ट्राइंगल जैसे। अगर उसने किसी और ढंग से पहाड़ बना दिए अपने क्षेत्र में तो वो तो ठीक नहीं। तो इसका मतलब बच्चे ने सोचा, वो क्रिएटिविटी तो नहीं है।
हमने उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया, उसके क्वेश्चन पूछने की क्षमता को खत्म कर दिया। हमारे क्लासरूम्स में क्या हम आज़ादी देते हैं कि बच्चों को प्रश्न पूछने दें, बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी हो, और कहीं हम मुड़ के कहें कि बेटा इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी नहीं आता, मैं भी ढूंढूंगी और ढूंढ के पता लगाऊंगी। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि हम ये कहें बच्चों से कि बेटा इस क्वेश्चन का तो मुझे भी नहीं पता और इसका जवाब हमें ढूंढना है। मैं तो अगर आप ढूंढ सकें, आपके माता पिता ढूंढ सके बहुत अच्छा, नहीं तो मैं भी ढूंढूंगी, मैं भी पता लगाऊंगी और फिर हम पता लगाते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे को ये एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो क्रिएटिवली सोच सके, नए तरीके से सोच सके। और क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में जब हम इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो हम फिर बात करेंगे कि टीचर कैसे क्रिएटिव हो सकता है, टीचर कैसे इनोवेटिव हो सकता है, क्या करना होगा। कोई ऐसी तो नहीं कोई दवाई केमिस्ट की दुकान पे मिलती हो, एक गोली पानी के साथ खा ली और वो शाम को क्रिएटिव हो गया, अगले दिन सुबह क्लास में आके वो सारी क्रिएटिविटी निकल आई। ऐसा तो नहीं है ना। तो कैसे बनेगा क्रिएटिव, कैसे बनेगा इनोवेटिव टीचर, इसकी भी बात करेंगे। और असली बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति ने यह कहा है कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, उनका क्या हो रहा है क्लास में। कभी आप उनके लिए कोई एक्स्ट्रा सवाल बनाती हैं? सोच के देखिए, ये तो इंट्रोस्पेक्शन करने का दिन है। आप सोच के देखिए, क्या आपकी क्लास में अगर 5 बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, वो कुछ कहो कर देते हैं, क्या उनके लिए आप कोई एक्स्ट्रा चैलेंज देती हैं? क्या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाती हैं, या सबके साथ ही उनको चलाते रहते ताकि वो बोर होता रहे, ताकि वो अपना इंटरेस्ट खो दे? ज्यादातर क्लासरूम्स में अलग से उन बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये एम्फेसिस किया है कि ऐसे बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया जाए कक्षा में, उनके लिए भी कुछ किया जाए ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी ब्रिलियंस है, उसको नर्चर किया, उसको आगे बढ़ाया। इसी तरह से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सबने पहाड़े कहां तक पढ़े? 2 का पहाड़ा कहां पे खत्म हो जाता है आपके लिए? हाथ खड़ा करके बताएं। 10 पे खत्म हो जाता है ना? 2 का पहाड़ा कहां खत्म हो जाता है? 10 पे। क्यों? किसने बताया कि 10 पे खत्म कर देना चाहिए? 10 से आगे क्यों नहीं करना चाहिए? और मजे की बात यह है, फिर हम ना 20 तक का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा अलग से याद करते हैं, 18 का पहाड़ा अलग से याद करते हैं। और 18 का पहाड़ा मुश्किल होता है याद करना, तो याद करते हैं और रटते हैं। और ज्यादातर बच्चों को जब मैं क्लास में गया हूं, मैंने पूछा, अच्छा बेटा 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो वो 2 से शुरू होता है, शुरू। मैंने कहा नहीं 6 से शुरू करो। नहीं सर, मैं कर तो 2 ही से ही लूंगा, 6 से नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर समझ नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसने केवल रट लिया है और हमने मान लिया है कि उसको आ गया है, क्योंकि वो इजी वे आउट है हमारे लिए। हमने कोशिश ही नहीं की कि वो ये देखने की कि उसने रटा है या समझा है। क्या हम ऐसे प्रश्न बना पाते हैं जो बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझता है, टेस्ट कर सके, एसेस कर सके? तो ये सब प्रश्न, ये फीचर एजुकेशन पॉलिसी में है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कम्युनिटी में जो स्पेशलिस्ट लोग, क्या हमने कभी अपने स्कूल में पास के कुम्हार को कभी इनवाइट किया है कि बच्चों को मिट्टी के बर्तन चाक पे बनाना सिखाओ? इससे क्या होगा, सोच के देखिए। एक तो बच्चों को एक स्किल आएगी कि जिसको वो इतना आसान समझते हैं, चाक पे बर्तन बनाना वो इतना आसान नहीं है। मैंने खुद करके देखा, वो इतना आसान नहीं है। हमें लगता है बस उसने अंगूठा लगाया और मटका बन गया या मटकी बन गई या कुछ भी बन गया है, मगर वो इतना आसान नहीं है।
बच्चों को एक स्किल आएगी, एक रेस्पेक्ट बनेगी कुम्हार के प्रति, लेबर के प्रति, मेहनत के प्रति, उसके प्रति रेस्पेक्ट बने, उसके अंदर अपने आप इनकलकेट हो जाएगी। आपको कोई प्रीच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कम्युनिटी को कैसे एंगेज करना चाहिए, किस बच्चे के फादर एक स्पेशलाइज जॉब करते हैं, उनको क्या आपने कभी बुला के कहा कि आज आप क्लास के आगे बताएंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप कैसे काम करते हैं? तो एक दिन तो दीजिए ना। स्कूल वालों को, बच्चों को भी लगे कि उनके माता पिता कुछ काम करते हैं, और माता पिता को भी लगे वो स्कूल का एक हिस्सा है। ये बहुत जरूरी है कि हमें सबको मिलके आगे बढ़ना। इसी तरह से सभी तरह के बच्चों को, चाहे वो EWS के बच्चे हों, चाहे वो किसी तरह के बच्चे हों, उन सब को हमें साथ लेके आगे बढ़ना। हमें मार्क नहीं करना है, ये नहीं, इसको तो नहीं आएगा, ये EWS वाला है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इंक्लूजन एंड इक्विटी हमें ध्यान रखना है कि सब बच्चे बराबर हैं, सब बच्चों में उतनी ही ब्रिलियंस है जो जब वो हमारे पास आते हैं कक्षा में। ये तो ये है कि उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग अलग रास्तों पे चल पाते हैं। और डाइवर्सिटी होनी चाहिए सब में, अलग अलग तरीके से। अगर कोई बच्चा कहता है मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ तो उसको ड्राइंग में काम करने में चाहिए। कोई बच्चा कहता है मैं जो है म्यूज़िक में अच्छा हूँ तो म्यूज़िक में काम करने का उसको मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसको अगर म्यूज़िक में मज़ा आता है तो वो म्यूज़िक में काम ना करे, करने देना चाहिए। अभी हमारे सिस्टम में वो कमी है कि हम बच्चों को जिस चीज़ में वो चाहते हैं वो ne कर पाते हैं। हम कहते हैं ठीक है म्यूज़िक भी कर लो मगर पढ़ाई के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी का यूज़ तो खैर आप सबने किया, दो सालों में खूब सारा बच्चों से बात किया, मगर वो बड़ी लिमिटेड सेंस में किया। सबने गूगल फॉर्म यूज़ करना सीख लिया, सबने उसमें क्वेश्चन बनाने सीख लिए, सबने जूम मीटिंग करनी सीख ली, है ना। मैंने भी सीख ली। 75 साल की उम्र में मैंने भी सब कुछ अपने आप को अपडेट कर लिया, क्योंकि मुझे जगह जगह बात करनी होती थी, जगह जगह कुछ भेजना होता था, तो मैंने भी अपने आप को अपडेट कर लिया। मगर क्या इतने पे रुक जाए हम? अब स्कूल खुल गए तो हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर जो बढ़ोतरी है वो भी खत्म हो गई। हम नहीं सीखेंगे कि सेल्फ लर्निंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये एजुकेशन में कैसे मदद करती है, AR क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, VR क्या है, गूगल लेंस क्या करता है, हमने कभी जानने की कोशिश की? बस हमारा संसार जैसे ही स्कूल खुले टेक्नोलॉजी का यूज़ वहीं पे रुक गया। ये सब हमें करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके रोकने से नहीं रुकेगी, वो तो आगे बढ़ेगी, शिक्षा में छा जाएगी। और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक तरफ खड़े हुए तमाशबीन रह जाएं टीचर के रूप में, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे तो लोग कहेंगे भाई इनसे तो होता ही नहीं है, छोड़ दो, इनको अलग कर दो, आगे बढ़ते हैं, कोई नया ऐसा यंग टीचर लाते हैं जो भी ये काम कर सकता है। तो आप किस स्थिति में चाहते हैं अपने आप को होना? क्योंकि आप सब यंग लोग हैं और अभी कम से कम 20 साल आप अभी शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में खुद भी सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय इन प्रश्नों के जवाब हर जगह मिल जाते हैं। आप किसी फोरम में डाल दीजिए तो उसमें जवाब आ जाता है। मेरे पास आईपैड था, आईपैड में कुछ खराबी हो गई, मैंने ले गया दुकान पर, उसने कहा जी 2000 रुपये लगेंगे ठीक होने के। मेरे को लगा कि ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। मैं वापस आया, मैंने गूगल पे ट्राई करता रहा कि ये प्रॉब्लम क्या है। अचानक मुझे एक वर्ड याद आया कि ये तो पिक्चर फ्रीज हो गई है। मैंने डाला व्हाट टू डू व्हेन ए पिक्चर फ्रीजेस। मजे की बात ये 5 मिनट में
वो जवाब आ गया कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और मैंने वो किया तो मेरा आईपैड चालू हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप कौन से टीचर हैं? एक फिक्स माइंड सेट वाले टीचर हैं कि जो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मैं तो अच्छी टीचर बन जाती मगर मुझे ना स्कूल वाले आगे कुछ करने नहीं देते। एक तो ये है फिक्स्ड माइंडसेट। एक है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि स्कूल की ये लिमिटेशन है मगर मैं फिर भी एक्सपेरिमेंट करूंगी, एक नया तरीका ढूंढूंगी, कुछ करूंगी जिसमें स्कूल की भी बात होगी और मेरी बात भी होगी, उसमें नयापन भी होगा, नई चीज सीखूंगी उसको करके। एक ये है ग्रोथ माइंडसेट। बच्चे की गलती को देख के ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है और ये उसका सीखने का पहला स्टेप है। ये नहीं कि इसको तो कुछ नहीं आता है, गलती करता रहता है ये, इसको कुछ नहीं आता। एक माइंडसेट ये है फिक्स माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट क्या है? अरे ये सीखने की कोशिश कर रहा है। आप जरा याद करके देखिए कि जब आप साइकिल चलाते थे, कभी सीखा था, कभी कितनी बार गिरे थे? तो आपने अपने आप को कह दिया कि तुझे तो साइकिल कभी नहीं आएगी। गिर के फिर उठे, फिर सीखी, फिर चलाई, फिर करी, फिर चलाई। तो आप बच्चे को क्यों नहीं मौका देते क्लासरूम में कि वो गलतियां करने दे? गलतियों के बारे, गलतियों को ये ना कहें कि उसको ये नहीं आता, बल्कि ये देखें उसको, गलती को भी इस तरह से देखें कि गलती से आता क्या है, हमें क्या पता लग रहा है कि उसको आता क्या है ना? जैसे कि मैं तो गणित के उदाहरण ज़्यादा दूंगा क्योंकि गणित का आदमी। तो हासिल वाले जोड़ में अगर कोई बच्चा जोड़ता है और गलती करता है तो आप ये नहीं देखेंगे कि उस जोड़ तो ठीक कर रहा है, सिर्फ हासिल की गड़बड़ कर रहा है। एज ए टीचर आप क्या करेंगे? इसको नहीं आ सकता जी ये हासिल का जोड़, इसको समझ नहीं आ रही। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नहीं एक अंक का जोड़ तो ठीक ही कर रहा, सिर्फ 2 अंकों के जोड़ में गड़बड़ हो रही। दोनों माइंडसेट देखिए कितना फर्क है। वही गलती है, वही सब कुछ है। एक जगह ग्रोथ माइंडसेट है कि आप सोच रहे हैं कि इस गलती से पॉजिटिव बात क्या निकल रही है। एक फिक्स माइंडसेट है कि आप ये सोच रहे हैं गलती हो गई, बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, दिस द लास्ट वन। तो कोशिश हमें अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाना है। दूसरों को ब्लेम करने की जगह अंदर, अपने अंदर झांकना है अध्यापक के रूप में कि मैं बच्चों को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। लिमिटेशन होंगी, हर एक सिस्टम की लिमिटेशन होगी। आपको 100% आइडियल सिस्टम कभी नहीं मिलेगा, मगर आपको तरीके ढूंढने हैं कि आप सिस्टम के साथ भी चल सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं, अपने नए तरीके भी खोज सकते हैं। तो ये सारी बातें कुछ हमने बात की हैं, कुछ मेन की प्रिंसिपल्स की जो नेशनल। नेक्स्ट प्लीज। और एक की बात जिसके ऊपर मैं स्पेशली जोर देना चाह रहा हूं कि हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस, कल्चर एंड वैल्यूज पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जोर देती है। क्यों? आप जरा सोच के देखिए ना, गूगल में 95% मटेरियल इंग्लिश में है, तो डिवाइड हो गई ना। गूगल ने एक डिवाइड पैदा कर दी उन लोगों के बीच में जिनको इंग्लिश आती है और उन लोगों के बीच में जिनको इंग्लिश नहीं आती। मतलब जो इंग्लिश जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, वो तो गूगल पे सर्च कर पाएंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो रह जाएंगे। तो हमें अपने नॉलेज सिस्टम बनाने पड़ेंगे, हमें अपने नॉलेज पूल्स बनाने पड़ेंगे जो हमारी वैल्यूज़ के हिसाब से काम कर सकें, और हमें उनको डिजिटली भी फैलाना पड़ेगा ताकि हमारे लोग उसको डिजिटली इस्तेमाल करें। और लैंग्वेजेस के ऊपर बढ़े, ट्रांसलेशन के ऊपर, जो विश्व का बेस्ट साहित्य है उसको ट्रांसलेट कर सकें, बेस्ट बुक्स को ट्रांसलेट भारतीय भाषाओं में कर सकें, इसके ऊपर भी जोर, क्योंकि इस पर काम बहुत कम हुआ है। जो बेस्ट की, आपको पता होगा कि किताबों पे 25 साल का कॉपीराइट है, तो जो आज 22 है, तो जो 1997 को लिखी हुई किताब अगर है उसका कॉपीराइट खत्म हो चुका है।
आप उसको ट्रांसलेट करिए ना भारतीय भाषा में, ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके, हर एक बच्चा समझ सके वो कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है। वो हम सब नहीं मिलकर करना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके ऊपर भी एम्फेसिस करें। और जैसे मैंने कहा कि आप आर्टिसंस को बुलाइए ना स्कूल में, आप देखिए तो सही कितना मजेदार काम करते हैं। एक बार हमारे यहाँ एनसीईआरटी में ऐसे ही ऑडिटोरियम था, तो उसको डेकोरेट करने के लिए बड़ी मीटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा सर, महरौली में 2 लोकल आर्टिसन हैं जो रस्सी और मिट्टी से बहुत सुंदर, मिरर से बहुत सुंदर वो बनाते हैं, डेकोरेशंस बनाते हैं। क्या उनको हम बुला सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि नए नए डिज़ाइन कैसे बनाएं, ये करें। वो 2 लेडीज़ थी, करीब 55 साल की, 60 साल की। उनको बुलाया और फिर हमने उसको समझाया कि हम क्या चाहते हैं, कि हमें चाहिए सैटेलाइट, हमें चाहिए टेलीविज़न, हमें चाहिए कंप्यूटर। एक बार उनको समझ में आ गया, उसके बाद उन्होंने जो मोटिव बनाया, आप अभी भी जा सकते देख सकते हैं सीआईटी में, वो 202 नंबर कमरा है, उसमें वो मोटिव बने हुए और उन्होंने रस्सी और मिट्टी से का यूज़ करके और मिनरल्स का यूज़ करके कैसा डेकोरेट किया यूनिक ढंग से। तो हमें उन आर्टिसंस को, ऐसे आर्टिसंस ढूंढने हैं। उसमें सीसीपीएस काम कर सकता है कि लोकल आर्टिसंस का एक पूल बना के वो स्कूलों को दे सकता है कि भाई जब भी तुम्हें कुछ काम हो, कुछ बच्चों से क्रिएटिव काम करवाना हो, एक्स्ट्रा काम करवाना हो, मज़ेदार काम करवाना हो, या कोई नेशनल एनुअल आपकी एग्जीबिशन है या कुछ है, तो उसमें बुलाइए नहीं। उससे क्या होगा, उनको भी समझ में आएगी कि आज की क्या डिमांड है। वो भी ऐसे नहीं है, वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको एक बार समझ में आ जाए तो वो कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक भारतीयता की तरफ जा रही है हमारी, इसकी बहुत हमें ज़रूरत है। और हम उसको बात कर रहे हैं लोक विद्या, क्योंकि हम उसको नकारें क्यों कि आयुर्वेद में पहले हम हर एक घर में तुलसी का पौधा क्यों होता था, उसको नकारें क्यों होता था कि अगर जरा सी भी आपकी तबीयत खराब हुई, तुलसी को पानी में डाल के उबाला और वो पी लिया, आपका छोटा मोटा अगर बुखार है तो दूर हो जाता, उसके लिए दवाई तो नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए तुलसी को बड़े हम आदर से पूछते थे। वो एक हमारा एक माइंडसेट था कि हम उसको आदर दे रहे हैं तुलसी को, इसलिए नहीं कि वो कोई एक रिचुअल है, इसलिए कि तुलसी का पौधा हमारे बहुत काम आ रहा है। तो ये जो लोक विद्या है, इसके ऊपर भी एनईपी का, एजुकेशन पॉलिसी का, नेक्स्ट प्लीज। और एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया कि 3 से 6 साल के बच्चों को भी एजुकेशन के अंदर लिया। अभी तक वो एजुकेशन में नहीं थे, तो वो एजुकेशन में लिया है। तो अब इस तरह से जो है क्या हो गया, 3 साल पहले प्री प्राइमरी 3 से 6, फिर 2 साल कक्षा 1 और 2 में 6 से 8, फिर 3 साल 3 से 5, फिर 3 साल 5 से 8, 6 से 8, और फिर आगे सेकेंडरी। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये तो पहले भी आंगनवाड़ी में जाते थे बच्चे, मगर सोच के देखिए कि आंगनवाड़ी में होता क्या। वहाँ बच्चों को खाना खिलाया जाता था, बैठ के बिठाया जाता था और कुछ खेल खिलाए जाते थे, मगर पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं। आज भी दिल्ली में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो पार्ट टाइम है और उनको मेरे ख्याल 8 से 10 हज़ार रुपये ऑनरेडियम मिलता है। उसको सैलरी नहीं कहा जाता, ऑनरेडियम कहा जाता। तो एजुकेशन की, तो उन बच्चों की एजुकेशन की बात तो कर ही नहीं रहा। अब सोच के देखिए जरा कि हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं कार में बैठे, हम जब स्कूटर चलाते हैं तो हेलमेट क्यों लगाते हैं? सीधा सा जवाब है, इसको बचाने के लिए, दिमाग को बचाने के लिए।
बाकी सुरक्षा, बाकी तो ठीक हो जाएंगे टूट फूट के, मगर अगर यहाँ कुछ हो गया तो आप नहीं बचेंगे। और जितनी सिमुलेशन की गई है कार एक्सीडेंट्स की, उसमें ये देखा गया है कि जो आगे बैठा है अगर वो सीट बेल्ट ना लगाए तो उसका सिर शीशे को तोड़ के पार हो जाता है और सिर डैमेज हो जाता है बुरी तरह। ये सिमुलेशन से पता लगा, एक्चुअल वीडियो फुटेज भी इसको सपोर्ट करता है। तो इसलिए सीट बेल्ट उसको, उसके सिर को आगे बढ़ने से रोक देता है। यानी ब्रेन जो है एक इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चे का ब्रेन कब डेवलप होता है जरा सोच के देखिए, 3 से 6 साल में, 3 से 7 साल, 8 साल में। और उस समय उसको कोई एजुकेशन नहीं मिल रही, उसको कोई गाइड ही नहीं करना, बैठ के खाना खा, गाना गा और घर को जा। ब्रेन जो कि सबसे हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको बचाने के लिए हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं कि हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो हम बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा? 3 से 6 साल, 3 से 8 साल तक के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट का पीक पीरियड होता है। और वो अगर तब नहीं होगा तो बाद में करने से कुछ फायदा नहीं है, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका। तो इसलिए ये सिस्टम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये चेंज किया है। और इससे अचानक क्या हुआ है सोच के देखिए, 12 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो 3 से 6 साल की उम्र के, वो अचानक एजुकेशन सिस्टम में आ गए। उनके लिए ना तो कोई किताबें हैं, ना कोई पढ़ाने के तरीके हैं, ना कुछ। ये लगी हुई है एनसीईआरटी करने में, काम के लिए क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या किताबें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, लोग काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। मगर जो है ये एक चैलेंज है हम सब के लिए कि जो बच्चे एजुकेशन में आ गए हैं 3 से 6 साल में, उनको कैसे पढ़ाएं, उनको क्रिएटिवली कैसे एक्सपीरियंस दें। और नेक्स्ट प्लीज। ये तो हम बात कर चुके हैं, वर्चुअल लैब ये सब हो चुकी बात। और नेक्स्ट, तो मेजर रिफॉर्म्स क्या हो गए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हो गया, फाउंडेशनल लिटरेसी, अभी हम उसकी बात करने वाले हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या है। और 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों को कैसे सिखाएं, वो क्या है 21st सेंचुरी स्किल्स? यानी जो आगे आने वाले सालों में बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाए, प्रोडक्टिव बनाए, वो स्किल्स कौन सी हैं? और एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, और जगह जगह कोर कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा जोर और करिकुलम में थोड़ी कमी, और वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6। क्लास 6 से बच्चों को एनकरेज करें कि वो एक आध स्किल भी सीखें ताकि जो बाद में वो काम में दे सकें। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट प्लीज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसका नाम रखा है निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत इसको कहते हैं। और इसके अंदर क्या हम कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश की कि ये लिटरेसी क्या है और न्यूमरेसी क्या है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि लिटरेसी क्या है। जब हम कहते हैं कि बच्चों लिटरेट हैं तो उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट प्लीज। उससे पहले मैं एक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। यूनेस्को ने एक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाई, USI, यूनेस्को स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्वे किया और ये बताया कि 81% ऑफ द चिल्ड्रन,
in Southeast Asia are unable to achieve the minimum proficiency level. सोच के देखिए, हमारे 100 बच्चों में से सिर्फ 19% बच्चे 19 बच्चे ही जो प्रोफिशिएंसी लेवल पे उनको होना चाहिए उस तक पहुंच रहे हैं। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है, किसी और की होती तो हम उसको झूठ भी मान लेते और बहुत लोग कहते दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कहते बकवास है या वगैरह वगैरह, मगर ये तो यूनेस्को की रिपोर्ट है। तो और वो अफ्रीका में और भी ज़्यादा हो गई है, मगर डेवलप्ड कंट्रीज में कितनी है? फ्रांस में कितनी है? 7%। सिर्फ 7% बच्चे ऐसे हैं जो मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। जस्ट इमेजिन, आपने कभी मुड़ के देखा अपनी क्लास में कि जब हम कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ पा रहा है तो वो समझ के पढ़ पा रहा है या वैसे ही पढ़ पा रहा है? उसको पता भी है जो उसने पढ़ा उसका मतलब क्या है, और क्या वो उस पर अगर हम उससे प्रश्न पूछें तो वो जवाब दे पाएगा? बड़ा मुश्किल। तो मैंने स्पेशली इस रिपोर्ट का इसलिए जिक्र किया कि ये एक बड़ी भयावह स्थिति कि हम मानते हैं कि बच्चा पढ़ गया और बच्चा विद अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ा। उसने पढ़ लिया मगर उसको समझ में नहीं आया क्या पढ़ा। उसने सवाल कर लिए मगर उसे समझ में नहीं आया क्यों किया उसने, क्यों उसने हासिल इधर से लेके उधर ऊपर चढ़ाया और जोड़ दिया। उसको ये समझ नहीं आया। उसको बता दिया टीचर ने कि इधर जब 10 से ज्यादा हो जाए तो एक हासिल उधर ले जाना है और उसको उधर जोड़ देना, मगर क्यों करना है ये समझ में कभी नहीं है। तो हालत वाकई भयावह है। हम सबको मिलकर काम करना है इसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। और ये फिर से एक तरह से एम्फसाइज कर रहा हूँ कि क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों की हो, कैरेक्टर बने बच्चों का, वो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने ना कि प्रॉब्लम की क्रिएटर बने। प्रॉब्लम सॉल्वर कौन होता है? कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढे, ये नहीं कि दूसरों को क्रिटिसाइज करे कि ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, ये नहीं दूर हो सकती, इसका कोई तरीका नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्वर इज ए पर्सन who thinks of ways and means of solving a problem. First identifies a problem and then solves it. इसी तरह से हमें क्रिएट करना है एक होलिस्टिक बंदा जो कि जिसके पास 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। अभी हम 21st सेंचुरी स्किल्स पे बात करने वाले हैं, जो कि क्या। नेक्स्ट प्लीज। लिटरेसी के लिए यूनेस्को ने जो डेफिनेशन दी है वो आप देख सकते हैं कि लिटरेसी डिफाइंस एज एबल टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, क्रिएट, कम्युनिकेट, कंप्यूट एंड यूज प्रिंटेड मटेरियल एसोसिएटेड विद वेरिंग कॉन्टेक्स्ट। एक ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं, टेक्स्ट बुक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो कहीं भी पढ़ सकते, कहीं भी समझ सकते। कॉन्टेक्स्ट बदलना है। हम क्या करते हैं कि उसको टेक्स्ट बुक का ही एक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट देते हैं और हम सोचते हैं बच्चे को आ गया, मगर हमें तो टेक्स्ट बुक का कॉन्टेक्स्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट। क्या वो घर में हुए आए हुए अखबार को भी पढ़ के समझ सकता है? क्या अखबार के अंदर जो पैम्फलेट आता है उस पैम्फलेट को भी पढ़ के समझ सकता है? तो ये सारी बातें यूनेस्को ने ये डेफिनेशन दी। इसी तरह से न्यूमरेसी की देखें। नेक्स्ट, the ability to use mathematical understanding and skills to solve the problem and meet the demands of day-to-day living in complex social settings. To have this ability, a young person needs to be able to think, communicate quantitatively, make sense of data, have a special understanding, understand patterns and sequences, recognize sequences। अच्छा, ये आप इसको समझिए कि बहुत सारी इसके अंदर डिटेल्स हैं कि वो डेटा का भी सेंस उसे हो,
वो मैथमेटिकल थिंकिंग भी कर सके, वो मैथमेटिक्स में जो सीखा है उसको अप्लाई भी कर सके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तब जाके हम कहेंगे कि उसको न्यूमरेसी आ गई। खाली ये नहीं कि उसको पहाड़े उसने रट लिए तो न्यूमरेसी आ गई, तो नहीं चलेगा। अगर वो पहाड़ों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकता है कि एक डब्बे की कीमत 15 रुपए है, तो बताओ 3 डब्बों की कीमत कितनी है, क्या वो इसको अप्लाई कर सकता है? जो भी उसने टेबल सीखी है उसको और बता सकता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप सब्जी खरीदने जाती हैं, वो सब्जी वाला आपसे पहले प्राइस बता देता है। मैंने बहुत पहले एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया ये जानने के लिए कि सब्जी वाला इतनी जल्दी क्यों बता देता है प्राइस, वो कैसे कैलकुलेट करता है, और वो कैलकुलेशन का तरीका हम स्कूल में क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि वो तो बिल्कुल निपट न पड़ा है, वो कभी स्कूल ही नहीं गया और फिर भी वो कैलकुलेशन ठीक कर लेता। जब हमने एक तरीका मैं बताता हूँ, जब सब्जी वालों से बात की बैठ के, जब वो आराम से, तो सब्जी वाले ने कहा सर बिल्कुल आसान है, 20 रुपए का 1 किलो तो 2 रुपए का 100 ग्राम 10वां हिस्सा, और फिर मैं 100 ग्राम जोड़ के आपकी कीमत बता दूं। आप कहोगे 250 ग्राम तो 2 और 2 और 1 5 हो गए, 5 रुपए का 250 ग्राम है। अब स्कूल में तो ये सिखाते ही नहीं बच्चों, हम तो कहते हैं लाइन में लिखो फिर उसको जोड़ो, और कोई तरीका ही नहीं है। अजीब बात नहीं है? जब आप कहीं भी पेमेंट करने लगते हैं, मान लो 538 रुपए की एक चीज खरीदी, 211 रुपए की एक चीज खरीदी, तो क्या करते हैं? पहले आप ये जोड़ते हैं कि 500 और 200, 700 रुपए तो देने ही है, तो 700 रुपए निकालते हैं, है ना? फिर आप 38 और 11 जोड़ते हैं। सर आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है, नहीं मोबाइल यूज कर लेते हैं, मोबाइल यूज कर लेते हैं, ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोचते तो इन्हीं टर्म्स में है ना, है ना? एक्चुअल जोड़ के लिए आप मोबाइल यूज करते हैं, मगर पहले ये सोचते हैं कि 700 कुछ रुपए देने हैं, फिर आप मोबाइल निकालते हैं, उसमें एक्चुअल जोड़। तो अब आपने कहां से जोड़ा? बाईं तरफ से। पहले 500 वाले जोड़े, 200 वाले जोड़े, और स्कूल में आप क्या सिखाते हैं? बच्चों दाईं तरफ से जोड़ना है। बाईं तरफ से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बताओ, आप ही जो आप पढ़ा रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते अपनी डेली लाइफ में, है ना कमाल? तो इसका मतलब ये है कि कहीं हमारे पढ़ाने में कुछ ऐसा और ऐड होना चाहिए जो हमें इन सब चीजों के लिए भी तैयार कर सके, इन सब बातों के लिए भी तैयार। वो हम नहीं कर पा रहे, वो अनुभव हम बच्चों को नहीं दे पा रहे। हम एक ही तरह की एल्गोरिदम देते हैं और उसी एल्गोरिदम को कहते हैं कि ये सैक्रोसेंट है, ये ब्रह्म वाक्य है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जोड़ने लगाने का, है ना? तो ये आप सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस तरह के ब्रह्म वाक्य दें, क्या हम बच्चों की क्रिएटिविटी को और निकलने दें या करने दें। तो ये न्यूमरेसी की बात है। नेक्स्ट में और असेसमेंट के अंदर भी एक परिवर्तन आने वाला है कि ये नहीं होगा कि साल के एंड में आपने असेस कर दिया और बच्चे को पास फेल कर दिया। आपको जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप उसको समझा रहे हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी इस्तेमाल करें। बार बार उसको देखना है कि बच्चे को क्या आ गया और क्या अभी उसे सीखना बाकी है। देखिए मेरी भाषा को देखिए ध्यान से, क्या उसे आ गया और क्या सीखना बाकी है। मैंने एक बार भी नहीं कहा क्या नहीं आया। वो जो नहीं शब्द है और गलत और सही वाला शब्द है, आप अपनी वोकैबुलरी से हटा दीजिए। मुझे भी कई साल लगे हटाने में, मगर हट गया जी। नेक्स्ट। और अब जो असेसमेंट होगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है कि कॉम्पिटेंसी क्या है बच्चे के अंदर, जोड़ करने की कॉम्पिटेंसी क्या है, घटा करने की कॉम्पिटेंसी क्या है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कॉम्पिटेंसी क्या है, वो असेसमेंट उस बेसिस पे। नेक्स्ट प्लीज। 3 मेजर गोल होंगे
कि खास तौर से कि बच्चा अपनी सेहत ठीक रखे और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, वो सोचने समझने की क्षमता उसमें बढ़े, बच्चा इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अब व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेटर? कि जो वो सोचता है वो बता पाए। क्या हम बच्चों को मौका देते हैं क्लास में? कभी हम पूछते हैं बच्चों तुम क्या सोचते हो, बताओ तो सही। नहीं, तो हमें वो क्लास में मौका देना है और उनको कम्युनिकेशन का वो बनाना है और बच्चों को इन्वॉल्व्ड लर्नर बनाना है। इन्वॉल्व्ड लर्नर मतलब जो खुद से सीखना चाहे, वो बहुत जरूरी है कि बच्चों के अंदर सीखने के प्रति एक लगन पैदा हो। बच्चे खुद से कहें मैडम ये तो आपने सिखा दिया, ये नहीं सिखाया। वो बच्चों की तरफ से आए, आपकी तरफ से नहीं। जी नेक्स्ट। और ये कॉम्पिटेंसीज हैं, इनके बारे में मैं बात कर चुका हूं, इसलिए आगे बात नहीं करूंगा। थैंक यू। ये था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें प्लीज। 2 मिनट आपके पास समय है कि बेफिक्र होकर कहिए। मैं अगर मुझे प्रश्न का आपके जवाब नहीं आता होगा मैं कह दूंगा भाई मुझे नहीं आता। थैंक यू। ये बंद कर। हाँ जी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, हाँ जी, इसमें एक चीज निकल के आ रही है कि 9th से लेकर 12th तक आने वाले टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम होंगे। हाँ ये मतलब इस टाइप का है या नहीं है? उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि उसके लिए जो इम्प्लीकेशंस हैं सेमेस्टर की हमारे देश में वो बड़ी विकट हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस सेमेस्टर में जो पढ़ा है वो अगले सेमेस्टर में काम ही नहीं आएगा। अगर इस सेमेस्टर में अलजेब्रा पढ़ा है तो अगले सेमेस्टर में अलजेब्रा काम ही नहीं आएगा। मगर कैसे नहीं आएगा? जब अगले सेमेस्टर में इक्वेशंस होंगी तो बिना अलजेब्रा के कैसे सॉल्व करोगे? तो इस सब पे काम चल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम 1 साल के एंड पे जो असेसमेंट करते थे और फिर कहते थे भाई तू पास है, तू फेल है, तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे इतना आता है, उसको थोड़ा टुकड़ों में तोड़ें, उसके कुछ टुकड़े करें। कई जगह एक्सपेरिमेंट ये भी हो रहा है कि ट्राइमेस्टर बन जाए सेमेस्टर की। तो अभी विचार चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। मेरे ख्याल आने वाला समय बताएगा कि कैसे क्या है। उन्होंने सजेशन दिया है कि ये असेसमेंट का समेटिव असेसमेंट साल भर में ना हो, पहले पता लग जाए तो उसका कुछ हम इलाज कर लें। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि साल के एंड में जब आप असेसमेंट करते हैं और तब कहते हैं भाई तुझे फेल, तुझे कुछ नहीं आता, तब तो समस्या है ना। अब साल भर का वो क्या करेगा बच्चा? तो कोशिश ये की जा रही है कि बच्चे का इतना समय व्यर्थ न जाए, उसको हम टुकड़ों में बांट दें। और सब तरह के सोच चल रहे हैं इस समय कि ट्राइमेस्टर का भी सोच चल रहा है, सेमेस्टर का भी सोच चल रहा है। लोग देख रहे हैं कौन सा लागू करना आसान होगा, अच्छा होगा, बच्चों के हित में होगा, वो कर रहे हैं और जल्द ही उसका एक स्वरूप निकल के आएगा। अभी तो ना CBSE के पास कोई स्वरूप है, कह रहे हैं कि वो सेमेस्टर पे काम कर रहे हैं, मगर अभी कोई स्वरूप उनके पास नहीं आएगा। तो सर नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो अभी से शुरू हो जानी चाहिए, मगर इतने बड़े देश में जहां एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट पे है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके एजुकेशन की पॉलिसी बनाएंगे या सेंटर की पॉलिसी को वो अडॉप्ट करेगा
या अडेप्ट करेगा स्टेट। तो बड़ा मुश्किल है किसी इतने बड़े देश में एक एजुकेशन पॉलिसी को लगा पाना एक साथ, जहाँ इतनी भाषाएं हैं, लागू तो अब हो जानी चाहिए। मगर अब सोच के देखिए कि आंगनवाड़ी सारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, वो एजुकेशन के अंडर है ही नहीं। तो 3 से 6 साल के बच्चों को कैसे लाएं एजुकेशन, जो वो 10 करोड़ बच्चे हैं जो आंगनवाड़ीज में जाते हैं। जी ये माइक ले लीजिए ना, आपका आपकी आवाज बाकियों तक नहीं पहुंचेगी। यहाँ के बोलिए। आपने जो अभी मूल्यांकन के आधार का मुझे तरीका जितना मेरी समझ में आया कि हम समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करें और जब हमारा सत्र का अंत होगा तब हम बच्चों को अगली कक्षा में भेजने का क्या आधार होगा। एक अध्यापिका के तौर पर मैं कैसे इन बातों को पता लगाऊं, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे कीवर्ड दिया, क्या सीखा, कितना सीखना बाकी है, तो किस आधार पर हम बच्चों को अगली कक्षा में डालेंगे, क्योंकि ये तो एक सतत प्रक्रिया है, बच्चा लगातार सीखता रहेगा। हमें तो एक निश्चित पाठ्यक्रम दे दिया जाता है एक अध्यापिका के तौर पर। तो मैं मुश्किल क्या है कि आपने अपने आप को बांध लिया है उस पाठ्यक्रम से कि मुझे तो बस इतना ही पढ़ाना है, ना इससे ज्यादा पढ़ाना है ना इससे कम पढ़ाना है। और वो किताब में लिखा हुआ है। मैंने एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि स्कूल से क्लास 1 और 2 की टेक्स्ट बुक गायब कर दी कि कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगी 6 महीने तक। रोज मुझे शाम को फोन आते थे टीचर के, जी कल क्या पढ़ाना है। उनका मुझे क्या पता, आपको पता होगा आज क्या पढ़ाया, क्योंकि वो पहले तो हम टेक्स्ट बुक के पन्ने को देख लेते, आज ये पन्ना पढ़ाया कल को उससे अगला पन्ना पढ़ाना। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो आपको खुद को एम्पावर करना पड़ेगा कि कैसे। ठीक है, मुझे स्वयं में इस ताकत को लाना होगा, लेकिन मेरी भी तो जो मुझे पाठ्यक्रम दिया जाता है व्यवस्था के तौर पर, तो उस व्यवस्था के साथ मैं किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करूं, क्योंकि मुझे तो एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया गया है कि आपको साल के अंत में इसको पूरा करना ही है। ठीक है, आपकी बात को मैं जरूर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करूंगी कि मैं माइंडसेट के साथ न चलूं, प्रोग्रेसिव माइंड के साथ चलूं। जो मैंने आपकी बातों से 2 कीवर्ड सीखे कि आप निश्चित मानसिक तौर पे मत चलिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव माइंडसेट में ले जाइए, मानती हूँ, लेकिन मैं भी तो सिस्टम से बंधी हूँ एज अध्यापिका। मुझे भी तो साल के अंत में जवाब देना है कि मेरे बच्चे को किस तरह से अगली क्लास में भेजा जाए। क्या मुझे ये अधिकार मिलता है कि मैं साल के अंत में ये कहूँ कि मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, 20 में से निश्चित पाठ्यक्रम में से मेरे 10 बच्चे अगली कक्षा में जाने के लिए मुझे लगता है कि जा सकते हैं, लेकिन मेरे अभी 10 बच्चे जो हैं अभी उनको कक्षा 1 का ही नहीं आ रहा है। क्या ये अधिकार मुझे मेरी प्रोग्रेसिव सोच या जो ये सिस्टम देता है, एजुकेशन पॉलिसी बच्चों पर तो बात कर रही है, हम शिक्षकों का क्या? तो मजे की बात ये है, आपका क्या नाम है, पूरा नाम बोलिए। इकविंदर जी का ये प्रश्न है कि क्या हम पाठ्यक्रम से बंध जाएं, और प्रॉब्लम क्या है, पाठ्यक्रम प्रॉब्लम है। लेट्स डू ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कि प्रॉब्लम क्या है, अध्यापक के पढ़ाने का तरीका है या पाठ्यक्रम या समय या बच्चे को रोकना है, प्रॉब्लम क्या है बताइए। प्रॉब्लम ये है कि मैं दायरे में बांधी गई हूं। हाँ, तो पाठ्यक्रम का दायरा है वो। मुश्किल क्या है, पाठ्यक्रम आपको गाइड करने के लिए है। पाठ्यक्रम आपको ये बताता है कि कम से कम इतना तो पढ़ाना ही है, इससे ज्यादा पढ़ा दोगे तो कोई मुसीबत नहीं समझ नहीं थी। तो उस बच्चे को आपको उसको बच्चे को खींचकर वहां तक लाना है। हाँ हाँ, वही तो आपको नए तरीके ढूंढने हैं,
जिससे आप उस निश्चित समय में उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। बाल भारती में मैंने अध्यापकों को कहा कि भाई ये नापने वाला जो मेजरमेंट है मीटर सेंटीमीटर में, इसको आप कक्षा में करवाएं। बोले सर कहाँ समय मिलता है, हम पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, कक्षा में बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं कि वो नापें सेंटीमीटर मीटर। अच्छा, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? ये नहीं जी, कुछ नहीं है, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने कहा क्या बच्चा घर जाके नहीं नाप सकता? हाँ, घर जाके तो नाप सकता। क्या मैंने कहा उसके माँ बाप उसकी मदद नहीं कर सकते नापने में? हाँ, वो तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आप एक ऐसी असाइनमेंट दे दें कि बच्चा जाके अपने परिवार में सबकी लंबाई नापे और लिख के लाए कि मेरे पिता की लंबाई कितनी है, मेरी माता की लंबाई कितनी है, मेरे छोटे भाई या बहन की लंबाई कितनी है, मेरी लंबाई कितनी है। और अगले दिन जो आप सिर्फ कक्षा में उस पर चर्चा करें, भाई कैसे नापा, क्या चीज़ इस्तेमाल की, कैसे पता लगा ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, सिर्फ इस पे चर्चा। तो आपने क्या किया, जो करने वाला काम था वो तो जो टाइम लगा, मान लो जिसमें 2 घंटे लगने थे, वो 2 घंटे का काम आपने घर में शिफ्ट कर दिया और माँ बाप भी बड़े खुश। अगली बार पीटीएम में कम से कम 25% पेरेंट्स ने कहा कि जी बड़ा मजा आया, सबकी हमने लंबाई नापी, तो घर के अंदर भी मजा आया। और कई जगह तो मेरी वाइफ मेरे से लंबी निकली और ये हुआ और वो हुआ और ये हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं तो आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। क्या पाठ्यक्रम प्रॉब्लम है, क्या टाइम प्रॉब्लम है, कहाँ कैसे करवाया जाए वो प्रॉब्लम है, और फिर उसके तरीके खोजें कि उसको अगर हम क्लासरूम में नहीं कर सकते, उस लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते, तो कहाँ कर सकते हैं? क्या पेरेंट्स की हेल्प ली जा सकती है? क्या कहीं और बच्चे कर सकते हैं? क्या अपने आप से कर सकते हैं? तो आपको, मुझे ये लग रहा है विंदर जी, आप पाठ्यक्रम से बहुत ज्यादा बन गए। हाँ, इसको तो इसको हाँ हाँ मेरा सवाल यथावत बना हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है जो बच्चे पूरे सत्र में भी अगर उस चीज, हर बच्चा 5 जैसे आपने कहा सब उंगलियां बराबर नहीं है, तो अगर मेरी अगर एक उंगली छोटी रह गई है, मेरे तमाम प्रयासों के बाद भी अगर वो ऊपर तक नहीं आ पा रही है, तो क्या मैं साल के अंत में उसको उसी कक्षा में छोड़ दूं? मेरा सवाल सिर्फ ये है। नहीं, मगर आपको आप ये समस्या, ये तो प्रश्न ये है, इसके उत्तर भी तो आप ही देंगे ना। मैं तो क्लास में हूँ नहीं, मैं तो क्लास में हूँ नहीं, क्या तरीका हो सकता है? नहीं, क्या देखिए, हमें प्रमोशन से नहीं, प्रमोशन, मुझे देखिए अब इन्होंने सीखने को प्रमोशन से लिंक कर दिया, एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम से लिंक। मेरी प्रॉब्लम है सीखना, कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है। एक मिनट, 2 चीजें अलग अलग। प्रमोशन अलग चीज है, बच्चे का सीखना अलग चीज है। मेरी मेजर प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है ना? आप उसको प्रॉब्लम से अभी लिंक मत कीजिए, ये दूसरी प्रॉब्लम। नहीं, देखिए, बच्चा सीख नहीं पा रहा है, क्या आपने प्रयत्न किए कि बच्चा सीख नहीं पा रहा, कैसे सीखेगा? क्या नए तरीके हो सकते हैं? क्या आपने दूसरे टीचर से डिस्कस किया कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, क्या तुम्हारी कक्षा में भी ऐसे बच्चे क्या है, क्यों, कैसे सीखेगा ये बच्चा? क्या आपने चर्चा की? क्या आपने प्रिंसिपल से चर्चा की? क्या आपने देखा कि और देश के लोग कैसे करते हैं ऐसी समस्या का हल? देखिए, टीचिंग जॉब जो है वो धीरे धीरे और स्ट्रेसफुल होने वाला है, और जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे टीचिंग के जॉब में लोग वही जाते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर स्कूल खत्म होने के बाद कम से कम उन्हें 2-2.5 घंटे अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती है। बच्चों के लिए पढ़ाना, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, इसकी तैयारी करना है। सिंगापुर से लेके यूरोप में आप चले जाइए,
हर जगह यही है कि स्कूल खत्म होने के बाद टीचर का स्कूल खत्म नहीं होता है ना, वो और मुझे ये लगता है कि प्रमोशन होगी, बच्चे की प्रमोशन होगी, मगर आप प्रमोशन से सीखने को मत जोड़ो। पेरेंट्स भी एफर्ट नहीं करते कई बार वो उन बच्चों के लिए जो बीच में उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट कर जाते, वो कर देते कि उनको नेक्स्ट क्लास पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनती कि उनको उसी क्लास में रखे, 8 तक पहुंच जाता है। अब आज ही पेपर में आया है, 5th और 8th के हम बोल सकते हैं, आज ही पेपर में आए। हाँ जी, आंगनबाड़ी पर जरा बात करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो आंगनबाड़ी के बच्चों को आंगनबाड़ी में जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक वेस्टेज है मेरे ओपिनियन में। जरा आप प्रकाश डालेंगे तो हम थोड़ा सा और इंस्पायर होंगे। बात ये है, मुझे ये लग रहा है कि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आपको जो है हर चीज को अलग अलग, मेरे को लगता है मेजर प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा। अब क्यों नहीं सीख पा रहा? कि हम बच्चों को वैसे अनुभव नहीं दे पा रहे। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, डेनिश मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन हुए हैं वैन हीले, जिन्होंने बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं इसके ऊपर 15 साल तक काम किया, और उन्होंने ये पाया कि ज्योमेट्री सीखना जो है अनुभव पर आधारित। जैसे जैसे बच्चे को ज्यादा अनुभव होने लगते हैं वो ज्यादा ज्योमेट्री सीख लिया। मुश्किल क्या है कि हमारे क्लासरूम्स में अनुभव की तो हम बात ही नहीं करते। मैंने दुनिया भर के क्लासरूम्स देखे हैं, अगर हम गिनती भी सिखा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम बोर्ड पर 1 लिख देते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये देखो ये 1 उंगली, ये अनुभव है। हम बच्चे को गिनने का अनुभव तो देते ही नहीं, जबकि उल्टा होना चाहिए कि पहले अनुभव दें, फिर पहले वो ये सीखे कि 1 क्या है, बहुत सारी चीजें क्या हैं, फिर उससे आगे बढ़े। और हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि लिखना, अंकों को लिखना जो है गिनती आने का प्रमाण है, जबकि ऐसा नहीं। आप देख सकते हैं जितने अनपढ़ सब्जी वाले हैं, सफाई वाले हैं, वो या मिस्त्री हैं, वो आपसे बेटर हिसाब लगा लेते हैं कि कितनी टाइलें लगेंगी। 1 मिनट में वो एरिया दीवार का देख के यूं देखते हैं और आपको बता देते हैं मैडम 2 डब्बे टाइल ले आना। क्या मतलब? उसने एरिया कब पढ़ा, कौन से स्कूल में गया, वो कहां से सीख लिया उसने? तो अनुभव से। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सिखा रहे हैं अनुभव नहीं, एब्स्ट्रैक्ट चीज कि ये है 1। हम 1 का अनुभव नहीं दे रहे कि क्या क्या चीजें 1 होती हैं, क्या क्या चीजें 2 होती हैं, क्या क्या चीजें 3 होती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम कक्षाओं में ELPS की अप्रोच रखें, ELPS की अप्रोच रखें। और पहला होगा एक्सपीरियंस, दूसरा होगा लैंग्वेज, उसके ऊपर बातचीत करें, और उसके बाद हम बात करेंगे पिक्चर्स की, फिर पिक्चर्स पे, और आखिर में सिंबल्स, सबसे आखिर में सिंबल्स। और हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो कि सबसे पहले सिंबल, फिर आखिर में अनुभव। कहते हैं अच्छा ये सब बच्चे गिन लो भाई, अपने आप गिन लो। तो ये जो ELPS की अप्रोच है, जब तक ये नहीं लगेगी तब तक आपकी कक्षाओं का माहौल नहीं बदलेगा, और आपके मन में ये प्रश्न आते रहेंगे कि पाठ्यक्रम हमने पूरा कर दिया है। पाठ्यक्रम को कवर नहीं करना है, पाठ्यक्रम को अनकवर करना है। मजे की बात तो ये, हमें बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को कवर करते हैं कि पाठ्यक्रम कवर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं, मुझे नहीं करना कवर, मुझे तो बच्चों के लिए अनकवर करना है कि पाठ्यक्रम में क्या है। बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को अनकवर करना है कि पाठ्यक्रम में क्या है, और बच्चे को रोकना क्यों है। हम ये मान के चलें कि बच्चा 1 लेवल पे पहुंच गया है और 1 लेवल पर अभी उसका पहुंचना बाकी है,
तो फिर रोकने की वो जो समस्या है, मुझे लगता है काफ़ी कुछ उसका हमें उत्तर मिल जाएगा। और बात करते हैं कि कौन सी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जिनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है। 21st सेंचुरी स्किल्स होनी चाहिए बच्चों में, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्या सबको क्रिटिसाइज करना क्रिटिकल थिंकिंग है कि ये गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, ये बेकार है, ये सिस्टम ही बेकार है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम बना दिया, ये क्रिटिकल थिंकिंग है? या पाठ्यक्रम को क्रिटिकली देखें कि किसमें से कौन सी चीजें बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, इसके लिए मुझे क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, कैसे करने पड़ेंगे, ये क्रिटिकल थिंकिंग। आपको सोचना पड़ेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, इसके बारे में और जानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक 21st सेंचुरी स्किल है जो कि आपको आनी चाहिए। अब आपके पास एक मैसेज आता है कि आप इस नंबर पे इमीडिएटली बात करें, नहीं तो आज शाम को आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। आता है ना, बहुत बार आता है, बहुत लोगों को आता है, या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप सोचेंगे क्यों हो जाएगा बंद भाई, और बंद हो जाएगा तो क्या है, कल जाके मैं चालू करवा। मगर अगर आपने उसका जवाब दे दिया क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल किए बिना, तो क्या होने वाला है, वो आपकी इंफॉर्मेशन से आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट होता जा रहा है हमारे जीवन का, कि कैसे क्रिटिकली सोचें। दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। मेरा मानना यह है कि हर टीचर, आप में से हर एक टीचर क्रिएटिव थिंकर, मगर पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? हाँ, ज्यादातर टीचर्स का की हाल है, वो समुद्र के किनारे बैठे हैं, पानी में पैर डुबोना तो चाहते हैं मगर दूर रहते हैं, यार पानी भीग जाएगा, ये गीला कर देगा पानी। मतलब क्रिएटिव आइडिया तो हर एक टीचर को आते हैं कि मैं शायद अगर ऐसे पढ़ाऊं तो क्लास को बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मैं अगर यूं कर दूं तो शायद ये हो जाएगा। हर टीचर क्रिएटिव, मगर क्रिएटिव से वो इनोवेटिव क्यों नहीं बन पाता? हमें तो इनोवेटिव बनाना है ना टीचर को। वो क्यों नहीं बन पाता? कि वो किनारे पे बैठा रहता है कि यार पैर डाला तो पैर गीला हो जाएगा, लोग हंसेंगे, कहेंगे बड़ी बन रही थी तुर्रम खां, देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। मतलब आपकी हेड क्या कहेंगी, फलां क्या कहेगा, वो जो डर है वो आपको इनोवेटिव बनने से रोक रहे हैं। इनोवेटिव आदमी कौन है? जो उन क्रिएटिव आइडिया में से सबसे इंप्लीमेंटेबल क्रिएटिव आइडिया को इंप्लीमेंट कर देता है। वो कर देता, क्लासरूम में जाके उस तरीके से पढ़ा देता है, वो इनोवेटिव बन जाएगा। हो सकता है वो फेल हो जाए, मगर दैट फेल्योर विल टीच हिम लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी गलती करके वो सीख जाएगा कि ये नहीं करना है, एटलीस्ट ये तो सीख जाएगा कि ये बच्चों के साथ नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चे नहीं सीख पाते। तो ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको क्रिएटिव बनना है। डरिए मत एक्सपेरिमेंट करने से, क्योंकि एटलीस्ट ये आपको सिखाएगा कि आपको क्या नहीं करना, क्या करना है। शायद ना पता लगे, हो सकता है और एक्सपेरिमेंट करने पड़े। मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जब हमें पता लगा, जैसे 2005 में जब हमने किताबें लिखी तो एक एक्सपेरिमेंट किया कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देंगे किताबों में। मैथमेटिक्स की जो प्राइवेट किताबें लिखी तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि टीचर एम्पावर्ड है, वो अपने आप बना लेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब 5+4 लिखने में क्या दिक्कत है? टीचर्स ने हमें फेल कर दिया, हमारे एक्सपेरिमेंट को बुरी तरह से फेल कर दिया। उन्होंने उतने ही सवाल कराए जितने किताब में थे, एक सवाल भी ज्यादा नहीं करते। मतलब हम मुड़ के देखते हुए चैप्टरों के नाम रख दिए गए एनसीईआरटी की किताब में कि ये ईंट वाला चैप्टर। हाँ हाँ बोलिए। सर
क्वेश्चंस बच्चे याद कैसे करेंगे? मींस दे आर अडेप्टेड टू द रोट लर्निंग। अब अगर हम उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो वो उसको तैयार नहीं है उस चीज के लिए। वो कह रहे हैं जितने एक्सरसाइज में उतने ही रिवाइज है। Don't go- कोशिश करते रहिए, मेरा मानना ये है, अगर आप कुछ आपको लगता है if you are sure कि you are on the right track, कोशिश करते रहिए। धीरे धीरे पेरेंट्स भी कन्विंस होते जा रहे हैं। मुझे याद है 2009-10 में हमें टीचर्स को बताना पड़ता था कि ये एक्टिविटी होती है कोई चीज़ जिससे क्लास में करवाओगे तो बच्चों को समझ आएगी, एक्टिविटी होती। आज मुझे कहना नहीं पड़ता 2020-22 में सबको पता है एक्टिविटी क्या होती है, किसके कराने से क्या होता है। यानी 10 साल में इतना फर्क तो आ गया ना। तो कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाते रहिए, जिसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सके ऐसे क्वेश्चन बनाते रहिए, जिसके बहुत सारे जवाब हों ऐसे क्वेश्चन बनाते रहिए, क्योंकि उससे बच्चों की क्रिएटिविटी निकलेगी, उससे बच्चों की समझ बनेगी। और जैसे जैसे वो क्रिटिकल थिंकर बनेंगे, जैसे जैसे वो लॉजिकल थिंकर बनेंगे बच्चे और एक अच्छा सिटीजन बनेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी जो हमारा समाज इस समय फेस कर रहा है। क्योंकि जब लोग लॉजिकल थिंकर हो जाएंगे तो वो किसी के कहने में नहीं आएंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, और उनकी बातों में आके वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो लॉजिकली सोचेंगे ये क्यों कह रहा है मुझे, ये कैसे कह रहा है, मैं तो नहीं करूँगा ऐसे, ये तो ठीक नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है होलिस्टिक लेवल पे कि हम अच्छे सिटीजन बनाएं, लॉजिकल थिंकर बनाएं, क्रिटिकल थिंकर बनाएं, और बच्चों की क्रिएटिविटी को हम फोस्टर करें। इस तरह के क्वेश्चंस दें जिसमें बच्चे को कम्युनिकेट करने का मौका मिले, बच्चे आपस में बात कर सकें, बच्चे सोच सकें और बच्चे विचार कर सकें। थैंक यू। अगर कोई और प्रश्न है तो और कमेंट भी हो, प्रश्न ना भी हो, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वेलकम प्लीज। 5 मिनट हैं आप सबके पास। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि जैसे आपने बोला कि स्किल बेस्ड लर्निंग को हमें फोकस करना है, तो पेरेंट्स कभी भी अलाउ नहीं करते। जैसे आपने भी कहा कि हम भी ये कहते हैं पहले पढ़ लो बाद में ड्राइंग और ये सब करना। अगर बच्चा कोई भी ऐसा स्किल चूज करना चाहता है तो पेरेंट्स खुद ही अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत पैसा लगाते हैं बच्चे की एजुकेशन में। तो वो भी यही चाहते हैं पेरेंट्स कि बच्चा पहले पढ़ने पे फोकस करे और बाकी स्किल्स पे बाद में। बात यह है कि आपको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि पेरेंट्स एजुकेशन पर अभी हमारे स्कूल वाले ध्यान नहीं दे रहे जो देने की जरूरत। आपको पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, आपको सेमिनार करने पड़ेंगे स्कूल्स को, पेरेंट्स को बुला के, और उनको समझाना पड़ेगा कि देखो भाई समय बदल रहा है। आपको अगर अपने बच्चे को 2030 में एम्प्लॉयबल बनाना है तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस तरह से सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्कूल, आपको अपने हेड के साथ मिलके पेरेंट्स के लिए सेमिनार करने पड़ेंगे, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, और इट विल बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस। अब धीरे धीरे पेरेंट्स को इतना तो समझ में आता है ना कि रटवाना नहीं है, ये तो समझ में आता है ना, पहले तो नहीं था ये। तो एक स्टेप तो हम आगे बढ़े ना बार बार कहने से। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे को जब आता ही नहीं है उसको प्रमोट करके क्या करेंगे। तो आपको बच्चे को, पेरेंट्स को धीरे धीरे कन्विंस करना है कि आना जरूरी है या प्रमोट होना जरूरी है। वो कहेगा जी हमारी तो नाक कट जाएगी और बहुत सारी बातें होंगी, वो सब कहेंगे तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, मगर नहीं आया और वो प्रमोट हो गया तो वो तो और दुखद काम हो जाएगा। तो ये एक आपको पीटीएम मीटिंग को ना कन्वर्ट करना पड़ेगा एक एजुकेशनल मीटिंग। उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए मैडम ये हम यूं करवा रहे हैं। मुझे याद है एक स्कूल में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि पहाड़ों के ऊपर, तो हमने एक बच्चों को सवाल दे दिया कि 2 का पहाड़ा, हम कहते थे बच्चे कहीं तक ले जाएं, 20 तक ले जाएं, 30 तक ले जाएं, 40 तक ले जाएं, कहीं तक ले जाएं। तो एक सवाल दे दिया 18 × 2, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि बच्चे ने 2 × 18 किया हुआ है तो वो इसका
गुणा करके आंसर लिख पाएगा। मगर पेरेंट आ गए हमारे पास कॉपी लेके कि सर ये आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया कि आप ये 18 का टेबल तो अभी पढ़ाया ही नहीं है और आपने 18x2 का सवाल दे दिया। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया, मैं भी इस पीटीएम में बैठा था, मैंने कहा बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम्हें बताओ ये 18x2 का मतलब क्या है? उसने कहा सर ये 2x18 18x2 सेम होता है। तो मैंने कहा तुमने लिखा? कहने लगा नहीं जी हमारे हिसाब से जब आपने 2 का टेबल पढ़ाया ही नहीं है, हमारे टाइम में तो 10 तक पढ़ाते थे। मैंने कहा ये तो आगे तक पढ़ा हुआ है, क्या करें? तो मुझे लगता है कि कहीं आपको पेरेंट्स को एजुकेट करने की जरूरत है, पीटीएम में उनको समझाने की जरूरत है कि हम आपके बच्चे को 2030 के लिए तैयार करें। जब आप समझाएंगे और बच्चे पेरेंट्स को ये लगने चाहिए कि आप भी बच्चे के हित में ही बोल रहे हैं, देयर आर नो टू पार्टीज टू इट। आप भी बच्चे के हित में बोल रही है, वो भी बच्चे के हित में बोल रहे हैं, तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। सर अब जो नया कमिंग एकेडमिक सेशन है उसके अकॉर्डिंगली अब एडमिशन एलकेजी का जैसे 3+ बच्चा एडमिशन होता था एलकेजी में, नर्सरी में, अब न्यू एकेडमिक सेशन में ये बैक हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। एक्चुअली ये माना जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो सीधा पहली में आएंगे, 5 साल के बच्चे, उनके लिए एनसीईआरटी ने एक ब्रिज कोर्स बनाया है 3 महीने का, ताकि पहले वो बच्चा वो कर ले ताकि वो क्लास 1 के लिए तैयार है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई तरीके निकालें इन सब प्रॉब्लम से। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अवेयर हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, वो अवेयर हैं, उन तक बात पहुंचती है और कोशिश कर रहे हैं कि उनके कोई तरीके, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जाए कि सब बच्चे क्लास 1 में एक लेवल पर पहुंचे। तो अभी न्यू सेशन में कोई इंप्लीमेंट होने के चांसेस नहीं है न्यू ईयर्स में? अभी देखिए बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं, तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनका क्या होगा, उनको क्या टीचर मान लिया जाएगा? अब आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्वालिफिकेशन क्या है? आज तक 8वीं पास, 5वीं पास, अब उनको क्या टीचर मान ले? उनके पास कोई टीचर ट्रेनिंग का अनुभव नहीं है, और उनको अगर हम स्कूल में मर्ज कर दें तो क्या उनको टीचर मान ले? बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब अभी हमें खोजना है। ये प्रश्न ऐसे नहीं, आसान नहीं है, इसके साथ लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है और वो चीज़ें जुड़ी हैं, तो निकल रहे हैं, हल निकल रहे हैं अलग अलग तरीकों से। Actually, parents are worried when they are taking admission, तो they are worried कि NEP रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का कैसे फर्स्ट क्लास में 6+ है, 5+ है, they are worried। उनको ये समझाइए कि ये 3 साल जो हैं ये बच्चे को सीखना है और क्लास 1 के लिए तैयार होना है, बस। तो ये जो 3 साल हैं ये इसके लिए डिवोट है, उनको ये समझाइए। आप ये मत वरी कीजिए कि कहाँ जाएगा बच्चा, कैसे जाएगा, आप ये वरी कीजिए कि इन 3 सालों में बच्चा क्या सीखेगा, उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू प्रोफेसर साहब। कितने लोगों को नींद आ रही है?